नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज टोटल 62 प्रश्न होने वाले हैं और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपका पहला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा कितना, 1,75,000। ठीक है, आपका कौन सा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। राजस्थान का टोटल जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग क्या है, मरुस्थल है, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। किधर, राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। तो विंध्यन जो कगार भूमि है वो अपने राजस्थान में चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, अब मैं बात करूँ चंबल और बनास नदियों के संगम की, तो चंबल और बनास नदी जहाँ पर मिलती है उस स्थान का नाम है रामेश्वर घाट। क्या है, रामेश्वर घाट, जो आपके कौन से ज़िले में है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो राजस्थान में विंध्यन जो कगार क्षेत्र है वो आपके बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। कौन से पत्थर की, बलुआ पत्थर के चट्टानों से निर्मित है, और आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। राजस्थान के कौन से भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा हाड़ौती पठार में। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, और वह 4 जिले कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, और आपका राइट आंसर कौन सा होगा, हाड़ौती पठार में स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है, और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्यन पर्वत श्रेणी का क्या है, एक हिस्सा है, और आपका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बरखान और बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है। तो बरखान और बरकान स्थलाकृति अपने कौन से भौतिक भाग से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा मरुस्थलीय प्रदेश से। कौन से भौतिक भाग से, मरुस्थलीय प्रदेश से, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका कि सीप है एक, सीप क्या है, और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। सीप क्या है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। क्या, सीप एक तरीके से बरखान ही होता है जो पवन की दिशा के कारण क्या बन जाता है, सीप बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कौन से बालू का स्तूप हैं जो पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, और आपका इसमें राइट आंसर होगा सीप। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, वृहत महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो वृहत महान सीमा भ्रंश
अपने राजस्थान के कौन से भाग में दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? कौन से भाग में दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? और दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैं बात करूं महान सीमा भ्रंश क्या होती है? ऐसी सीमा जो अरावली पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य एक सीमा बनाती है, या यानी कि इन दोनों की सीमा का निर्धारण करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? महान सीमा भ्रंश कहते हैं। ठीक है। और मैं बात करूं महान सीमा भ्रंश की, तो आपके कौन कौन से जिलों में? बूंदी, अभी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उसमें ऐसे के ऐसे ही दिया हुआ है। अगले प्रश्न की हम बात करें, महान सीमा भ्रंश निम्न में से नहीं गुजरता है। तो महान सीमा भ्रंश किससे नहीं गुजरता है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में विंध्याचल पर्वतमाला नहीं है। मैं बात करूं कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इनसे तो गुजरता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। मलानी आग्नेय शेल समूह के कारण पनाया है। ठीक है। चलिए अब के बात करूं मैं कि मलानी जो आग्नेय शेल है वह किस समूह के द्वारा जो पनपा है? तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? किसके द्वारा? जालोर ग्रेनाइट के द्वारा। किसके द्वारा? जालोर ग्रेनाइट के द्वारा। मैं बात करूं इनकी चट्टानों का आकार कैसा होता है? तो गुंबदाकार। कैसा होता है? गुंबदाकार चट्टानें होती हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? राजस्थान में AW प्रकार की जहां जलवायु पाई जाती है वहां होती है सर्वाधिक बरसात, लगभग 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपसे पूछा है कि कौन से जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, और आपका इसमें राइट आंसर होगा बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में, क्योंकि यहाँ पर इतनी बरसात नहीं होती है। और आपका राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? आपको पता है झालावाड़ में राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है, यानी कि ये आएगा अपने AW में। कौन से W में? AW में आएगा। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में कौन से प्रकार की जलवायु मिलेगी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा BWHW। कौन से प्रकार की? BWHW। और आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला सम्मिलित नहीं है। तो कोपेन के अनुसार कौन सा? तो AW बांसवाड़ा बिल्कुल राइट है। BSHW बाड़मेर ये गलत है। बाड़मेर आता है अपने किस में? BWHW में। ठीक है। ये बाड़मेर BWHW में ना आकर किस में आता है? BSHW में आता है। कौन सा? बाड़मेर। इधर साइड में लिख देते हैं हम, बाड़मेर किस में आएगा? बाड़मेर आएगा आपके BSHW में। ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना। अगर आप चतुश्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आप कोपेन को ध्यान से समझ लेना। कोपेन से आपके 1 से 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका महिला बाग का जालरा स्थित है। मैं बात करूं महिला बाग का जालरा तो आपके कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। कौन सी झील पर? गुलाब सागर झील पर। कौन सी झील पर? गुलाब सागर झील पर। कहां पर स्थित है? जोधपुर में। और आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो उदय सागर झील में आपके जल प्रवाहित करने वाली नदी हो जाएगी कौन सी? आयड़ नदी। कौन सी हो जाएगी? आयड़ नदी। मैं बात करूं उदय सागर झील की, तो उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राइट आंसर होगा किसने? उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? उदय सागर झील का। और उदय सिंह ने ही उदयपुर शहर बसाया था। कौन से शहर?
उदयपुर शहर बसाया था। अगर मैं बात करूँ किसकी, आयड़ नदी की, तो ये आयड़ नदी उदय सागर झील में मिलने के बाद में जब निकलती हैं तो इस नदी का नाम होता है क्या, बेड़च। क्या नाम होता है इस नदी का, बेड़च। चलिए अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करूँ, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या पूछा है, नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है, तो आपकी कौन सी झील से होगी, मोती झील से। कौन सी झील से होगी, मोती झील से। और मोती झील कौन सी नदी पर स्थित है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा रूपारेल नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है, रूपारेल नदी पर स्थित है कौन सी झील, मोती झील। और रूपारेल को हम क्या कहते हैं वो आप कमेंट में बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं क्या, भरतपुर की जीवन रेखा। क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। तो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की जो शुरुआत है वह कब की गई, आपके राइट आंसर होगा आपका कितना, 1948। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की स्थापना की गई 1948, इसलिए कंवर सेन को राजस्थान नहर का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसी नहर को हम कहते हैं क्या, IGNP। क्या कहते हैं, IGNP कहते हैं। यह आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है। जो राजस्थान की सबसे लंबी नहर है, क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी नहर, बल्कि ये भारत की भी सबसे लंबी नहर है। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, किसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा IGNP। IGNP मतलब होता है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर की आप लोगों से मैं बात करूं, इसको राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जानते हैं, और इसकी कुल लंबाई है 650 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले से। कहाँ से, हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है किसको, कंवर सेन को। किसको माना जाता है, कंवर सेन को। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका, कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर होगी, तो आपका राइट आंसर होगा IGNP, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका चौथा ऑप्शन। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है, इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है। तो इंदिरा गांधी फीडर जो राजस्थान फीडर है उसकी लंबाई होगी आपके 204 किलोमीटर। कितनी होगी, 204 किलोमीटर। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु है आपका हनुमानगढ़। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। कमेंट में बताना कि हनुमानगढ़ से भी कौन से गांव से IGNP का क्या होता है, प्रवेश होता है। अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई किलोमीटर में आपको बतानी है क्या है। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई आपकी कितनी होगी, 445। कितनी होगी, 445। और आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देख लेना। प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई होगी आपके 650 किलोमीटर। कितनी होगी, 650 किलोमीटर होगी। और IGNP का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, IGNP निकली कहाँ से है। तो दो नदियाँ मैं आपको बता देता हूँ। पहली नदी कौन सी होगी आपके, पहली नदी होगी घग्गर।
ठीक है, और दूसरी नदी कौन सी होगी आपके व्यास, ठीक है। इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है हरि के बैराज। कौन सा बांध? हरि के बैराज। और वहाँ से निकल रही है कौन सी नहर? IGNP, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो प्रथम चरण में अपना कौन सा जिला? तो जोधपुर। जोधपुर जिला IGNP का हिस्सा नहीं था। कौन से चरण में? तो प्रथम चरण में। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देख लेना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी आपके दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? और आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सी चोटी? बिलाली। कौन सी चोटी? बिलाली। और आपका इसमें राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न है आपका, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में अनुसार नहीं है? ठीक है, तो जल्दी बताइए कौन सा नहीं है। बिल्कुल, कौन सा सही बोला है उनने? तो कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आएगा नाग पहाड़, उसके बाद में आएगा भैराच, ठीक है, उसके बाद में आएगा बाबई, उसके बाद में आएगा बैराट। तो आपका कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल ही सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी प्रकार के सवालों में वो आपको फंसाएगा ज़रूर, एक प्रश्न ऐसा ज़रूर आएगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम में दर्शाता है, तो दर्शाइए कौन सी? तो आपका पहला तो होगा कौन सा? टोडगढ़, फिर होगी कौन सी? खो, फिर होगी बिलाली, फिर होगी रोजा भाकर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैं बात करूँ किसकी? अवरोही क्रम की। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या? घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से सुनना। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो आपके कौन सी नदी होगी जो बनास के दाएं किनारे से नहीं मिलती है? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। सोडरा। कौन सा होगा? सोडरा नदी आपके दाएं किनारे से नहीं मिलती है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से सुनना। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होगा? खमनोर से होगा। खमनोर की पहाड़ियों से होगा, ठीक है। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। बनास नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध, जो कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले में स्थित है, ठीक है। और ये चंबल की सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से सुनना। प्रश्न है, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी नदी? तो आपके होगी बनास नदी। कौन सी नदी होगी? बनास नदी होगी, ठीक है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न है आपका, प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्यून मेरी जनाना घाट, इसका निर्माण किस झील पर किया गया था? ऐसा ही याद कर लो, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है क्यून मेरी जनाना घाट कौन सी झील पर स्थित है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा पुष्कर झील, और जो कि कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, प्रश्न ध्यान से देखना। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में कौन दे रहा है आपका? तो कनाडा सहयोग कर रहा है। कौन सा देश कनाडा सहयोग कर रहा है? और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न है आपका, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था कब? 1680 AD में। कब करवाया था?
1680 AD में, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न ध्यान से सुनना। किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? ठीक है, तो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? और आपका इसमें राइट आंसर होगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, और पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल कमेंट राइट हो जाएगा, और कमेंट में बताना है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वह कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है, यह आप लोगों को बताना है। अगले प्रश्न की हम बात करें। ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका कि कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका कौन सा प्रसिद्ध होगा? मुकुंदरा रिजर्व पार्क प्रसिद्ध है किस में? टाइगर रिजर्व में, कोटा के में। अगले प्रश्न की हम बात करें। ध्यान से सुनना। प्रश्न है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो मुकुंदरा हिल्स फैला है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। किन किन जिलों में? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला हुआ है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। ध्यान से सुनना। प्रश्न है आपका कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था आपके खेर के वृक्ष से निकाला जाता है, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं। ध्यान से सुनना। प्रश्न है आपका। प्रश्न है निम्न जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? तो कत्थे का मुख्य उत्पादक कौन सा नहीं है? आप देखोगे इनमें तो सबसे ज़्यादा बरसात होती है। एक ऑप्शन अलग आ रहा है, कौन सा? बीकानेर। तो कत्थे का उत्पादक मुख्य उत्पादक कौन सा नहीं है? बीकानेर, और आपका पहला ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं। ध्यान से सुनना। प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन्य उपज नहीं मानी जाती? ठीक है, तो वनों की कौन सी मुख्य उपज नहीं मानी जाती? आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन से? तेंदुपत्ता। ये अगर ये मुख्य उपज नहीं है तो कौन सी उपज है? तो आपके गौण उपज होगी। कौन सी उपज होगी? गौण उपज होगी। मुख्य उपज की मैं बात करूँ तो इमारती एवं गोला लकड़ी मुख्य उपज है, ईंधन लकड़ी मुख्य उपज है, बांस मुख्य उपज है, लेकिन तेंदुपत्ता मुख्य उपज ना होकर गौण उपज है, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ। प्रश्न ध्यान से देखना। वाकल मेशवा है, यहाँ पर क्या है? मेशवा। और हतमती सहायक नदियाँ हैं, तो किसकी? आपके साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? साबरमती की, और आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ। ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बनास की सहायक नदी है कौन सी? कोठारी, बिल्कुल। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, बिल्कुल। लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी, बिल्कुल। लेकिन महाई की सहायक नदी कौन सी नहीं है? साबरमती नहीं है, और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ। ध्यान से सुनना। प्रश्न है बनास की सहायक नदी नहीं है, आपसे पूछा है, तो बनास की कौन सी सहायक नदी नहीं है? बाणगंगा नहीं है। कौन सी गंगा? बाणगंगा नहीं है। इसी को हम कहते हैं क्या? अर्जुन की गंगा। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहते हैं। और ये राजस्थान की एकमात्र क्या है? रुंडित नदी है। क्या है? एकमात्र नहीं, ये राजस्थान की क्या है? रुंडित नहीं नदी है। कौन सी? बाणगंगा, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ। ध्यान से देखना। प्रश्न है नदियाँ सहायक नदियाँ, ये जोड़ा है नदियाँ और सहायक नदियों का, कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा है। तो मैं बात करूँ तो लूणी और पार्वती। लूणी और पार्वती, ठीक है, ये पहला ही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि पार्वती तो अपने किसकी? चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? पहला। आगे भी देखते हैं। काली सिंध जो नदी है वह आहू जो है वो काली सिंध की सहायक है, कोठारी बनास की सहायक है, मेज चंबल की सहायक है, और आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं। ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका किस स्थान में चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो कौन से स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर होगा 84गढ़ से। कहाँ से?
चौरासीगढ़ से मैं बात करूँ, चौरासीगढ़ कौन से ज़िले में है, तो आपके हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले से प्रवेश करती हैं। कौन से ज़िले से? चित्तौड़गढ़ ज़िले से प्रवेश करती हैं। और मैं बात करूँ इसके जस्ट नीचे एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है अपने कौन सा? राणा प्रताप सागर डैम। कौन सा डैम? राणा प्रताप सागर डैम। मैं आपसे बात करूँ चंबल नदी पर टोटल आपके 4 डैम बने हुए हैं। पहला है गांधी सागर, मैं डेली बताता हूँ आपको। गांधी सागर कौन से ज़िले में, कौन से राज्य में? MP के मंदसौर ज़िले में। दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर आपके राजस्थान में कौन से ज़िले में? चित्तौड़गढ़ ज़िले में। तीसरा है आपका कौन सा? तीसरा है आपका जवाहर सागर, और जवाहर सागर कौन से ज़िले में? तो आपके बूंदी ज़िले में। चौथा है आपका कोटा बैराज, और ये कौन से ज़िले में होगा? आपके कोटा ज़िले में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो राजस्थान में जल द्वारा जो अपर्दन है वो चंबल नदी से होता है। अगर आपसे पूछे कि चंबल नदी के द्वारा जो जल अपर्दन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है? किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन जो हैंगिंग ब्रिज जो है बनाया गया है? तो ठीक है, मैं आपसे बात करूं कौन सी नदी पर, तो आपके चंबल नदी पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, हैंगिंग ब्रिज। और कौन से ज़िले में स्थित है आपके? तो कोटा ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में स्थित है? तो कोटा ज़िले में स्थित है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इस हैंगिंग ब्रिज से आपका NH27 गुजरता है। कौन सा? NH27 गुजरता है। और जो हैंगिंग ब्रिज है वो राजस्थान का तो पहला है, और भारत का कौन सा? चौथा हैंगिंग ब्रिज है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न है ऊपरमाल है। ऊपरमाल क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा? हाड़ौती पठार का भाग है क्या ऊपरमाल का पठार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? तो भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया के जो मध्य स्थित पठार है वो आपका कहलाता है ऊपरमाल का पठार, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से सुनना। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो ऊपरमाल के पठार में आपके दोनों ही ज़िले शामिल नहीं हैं। कौन कौन से? अजमेर और पाली दोनों ज़िले शामिल नहीं है, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आपके कितने प्रश्न सही निकले जल्दी बताओ। अगला प्रश्न ध्यान से देखो। प्रश्न है ऊपरमाल क्या है? तो ऊपरमाल की मैं आपसे बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है, यानी कि आपके भैंसरोड़गढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित जो पठार है उसी को हम कहते हैं ऊपरमाल का पठार, और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, यह आपका अभी पूछा गया है थोड़े दिनों पहले कि चित्रकूट और नाकोड़ा की जो पहाड़ियां हैं वह राजस्थान के क्रमशः कौन से ज़िलों में स्थित हैं? तो मैं बात करूं आपके चित्रकूट और नाकोड़ा के पहाड़ियों की, तो अपने राजस्थान के कौन से ज़िलों में? जैसलमेर और बाड़मेर ज़िलों में। कौन कौन से ज़िलों में? तो आपके जैसलमेर और बाड़मेर ज़िलों में स्थित हैं चित्रकूट और नाकोड़ा की पहाड़ियाँ, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न है मेसा पठार किस ज़िले में स्थित है? तो जो मेसा का पठार है वो अपने राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ ज़िले में। अगर मैं बात करूं आपसे कि मेसा के पठार पर एक बहुत ही प्रसिद्ध किला स्थित है, उसी को हम कहते हैं क्या? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान, राजस्थान में मालपुरा और करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग होगा? तो आपके राइट आंसर कौन सा होगा? बनास बेसिन का। कौन सी बेसिन का भाग होगा? बनास बेसिन का। और आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा
समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय, इसको याद रखो बस। किस चीज़ को याद रखोगे आप? तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था। किसके द्वारा? हेरोन महोदय द्वारा। किसको पहचाना गया था? तो मालपुरा करौली का जो मैदान है उसको पहचाना गया था। किस नाम से? तृतीय पेनी प्लेन के नाम से। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से देखो आपके लिए। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो वह जिला युग्म कौन सा होगा जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती हैं और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें। प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। तो लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर और राजसमंद। लाल व पीली मिट्टी अधिकतर आपके पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो उदयपुर, राजसमंद और अजमेर जैसे क्षेत्रों में और सिरोही जैसे क्षेत्रों में पहाड़ उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पाई जाती है और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें। ध्यान से देखो प्रश्न क्या है। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो वह जिला युग्म कौन सा होगा जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा अजमेर व सिरोही। कौन सा? अजमेर व सिरोही। और आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के थे ये टोटल 62 प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं लगी हो तो मत करना, आपकी मर्जी है। और मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।